हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर्स देख रहे थे। ज्योमेट्रिक सेंटर्स में पिछले वीडियो में हम लोगों ने चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा था ज्योमेट्रिक सेंटर्स कौन कौन से होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज वगैरह, उनका डेफिनेशन वगैरह बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इन्हीं ज्योमेट्रिक सेंटर्स के कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कुछ प्रॉपर्टीज अभी डिस्कस करने बाकी हैं इन ज्योमेट्रिक सेंटर्स के, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। पहला है कि अगर आप कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मान लेते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है। तो जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल लेंगे तो उसका वर्टिकल एंगल कौन सा होगा, दोनों जो इक्वल साइड है उसके बीच का एंगल क्या होगा, वर्टिकल एंगल। इस वर्टिकल एंगल को का जब आप बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमने एडी क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। सो एडी हमने जो ड्रॉ किया है ये क्या है, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। तो जब आप वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कीजिए। देखिए ये एंगल हो जाएगा a/2, ये भी एंगल हो जाएगा a/2। दोनों एंगल कितना हो जाएगा, a/2। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन, ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन और बीच का एंगल भी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम है। कैसे सेम है, आप AD लाइन को ड्रॉ कीजिए पहले, AD, इससे a/2 एंगल लेके इधर ऊपर ड्रॉ करते हैं, इससे a/2 लेके इधर नीचे ड्रॉ करते हैं। इधर में भी इधर लाइन ड्रॉ कर देते हैं a/2 पे, इधर भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। AC और AB बराबर है तो एक तरफ जितने पे C आएगा उतने पे ही क्या आएगा, B आएगा। ठीक है, और फिर B और D, C और D को मिला दें या B और D को मिला दें, तो हम कह सकते हैं कि जैसा ये ट्रायंगल बना वैसा ही ये ट्रायंगल बना। तो जब दो ट्रायंगल एकदम एक जैसे बनते हैं तो ज्योमेट्री में उसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसमें सब कुछ सेम हो जाता है, यानी कि जितना ये साइड होगा उतना ही ये भी साइड होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल भी होगा। और ये दोनों एंगल अगर इक्वल होगा तो दोनों का वैल्यू 90-90 होगा, बिकॉज ये पूरा 180 था तो आधा आधा बटेगा तो कितना होगा, 90 और 90। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने AD बनाया था क्या, बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। ठीक है, AD हमने ड्रॉ किया था बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, लेकिन ये AD एल्टीट्यूड भी हो गया BC पे। क्यों, क्योंकि BC पे परपेंडिकुलर है। तो हम कह सकते हैं कि AD इज ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑन BC। BC पे क्या है, एल्टीट्यूड है। इसी तरीके से AD मीडियन भी है BC पे। कैसे, क्योंकि BC के मिड पॉइंट को कट कर रहा है, टच कर रहा है। D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो D मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि AD इज मीडियन ऑन BC। तो AD ऑल्सो हैपेंस टू बी मीडियन ऑन BC। ठीक है, एंड चूंकि AD लाइन BC को बाइसेक्ट भी करता है और BC पे परपेंडिकुलर भी है, तो हम कह सकते हैं कि AD इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो हमने बनाया तो था AD को बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, वर्टिकल एंगल, बट AD इज ऑल्सो एल्टीट्यूड ऑन BC, मीडियन ऑन BC एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, ये तो बात समझ में आ रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। तो ये जो लाइन होता है ये एल्टीट्यूड भी होता है, ये मीडियन भी होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, किसका, ऑपोजिट साइड BC का। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिक सेंटर से रिलेटेड वो ये है, देखिए बाइसेक्टर, इधर से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इधर से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तीनों इसी लाइन पे कहीं मीट करेगा। वो लाइन, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर। इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, इधर से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें, तीनों एल्टीट्यूड इसी लाइन पे कहीं मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर। सिमिलरली इधर से मीडियन, तीनों जहां मिलेगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों जहां मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। यानी चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर इसी लाइन पे
होंगे। और एक ही लाइन पे जब कई सारे पॉइंट होते हैं तो हम उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस पे कह दें कि ये इस पे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट जो भी है, P1 P2 P3 और P4, इस पे 4 पॉइंट है, तो हम कहते हैं P1 P2 P3 P4 आर कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो सिमिलरली हम यहां पे कह सकते हैं कि इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल all four geometric centers are कोलिनियर। ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, पहली बात। तो ये कोलिनियर होते हैं और ये किस लाइन पे होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि these पॉइंट्स या these सेंटर्स लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। ये वर्टिकल एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे ही सारे लाइंस होंगे, सारे पॉइंट्स होंगे। या हम कह सकते हैं दे लाई ऑन द मीडियन ऑफ बेस। ये बेस होता है, दो इक्वल साइड होता है, जो अनइक्वल साइड होता है वो बेस होता है। तो बेस पे जो मीडियन आता है वो सेम लाइन है, तो उस पर भी कह सकते हैं। बेस पे जो एल्टीट्यूड होगा उस पर भी हो सकता है, या बेस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे भी हो सकता है। तो आप इसको कई तरीके से कह सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल। लेकिन जो बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल है वो एल्टीट्यूड भी बीसी पे है, वो मीडियन भी बीसी पे है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी भी है। तो आप वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी। इन चारों में से किसी भी लाइन पे चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स लाई करते हैं। चारों चारों ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना वो यही है कि चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स कोलिनियर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पहला प्रॉपर्टी हो गया। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब भी वर्टिकल एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करता है, ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर भी होता है, और ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे होते हैं, एकदम सेम टू सेम। उसको ज्योमेट्री में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक, और दूसरी बात कि चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर उसी लाइन पे लाई करते हैं, मतलब चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी लीजिए। ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होगा। ठीक है, तीनों साइड इक्वल होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा था जब दो साइड इक्वल था तो इसके एंगल बाइसेक्टर पे ही चारों लाइन था, चारों ज्योमेट्रिक सेंटर था। लेकिन यहां तो तीनों साइड इक्वल है, तो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे भी सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स होंगे। ये दोनों साइड इक्वल है तो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे ही चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर होंगे। ये दोनों साइड भी इक्वल है तो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे भी क्या होंगे? चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स होंगे। और चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पे भी हो, इसका मतलब ही है कि चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर एक ही पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल फोर सेंटर्स, कैसे सेंटर? ज्योमेट्रिक सेंटर जो भी देखा था, ऑल फोर सेंटर्स आर एट सेम पॉइंट। ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पे होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे, सारे के सारे ज्योमेट्रिक सेंटर्स। ठीक है, ऑल राइट। नाउ उसको मान लेते हैं कुछ एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा। ठीक है, यहीं पे हमारा सारा ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। तो आप इस पे जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, और इधर से परपेंडिकुलर, इधर से परपेंडिकुलर, तो वही उसी पे सारा उसी एक ही पॉइंट पे आएगा सारे के सारे। तो यही पॉइंट सारे पॉइंट है, तो सारे पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या है? ये ज्योमेट्रिक्स, ये सेंट्रॉइड भी है, ये ऑर्थो सेंटर भी है, ये इन सेंटर भी है, और ये इसको मैं सी लिख रहा हूं, इसको C1 लिख दे रहा हूं। ये क्या है? सर्कम सेंटर भी है। तो चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे होंगे। इसको आप G से डिनोट कीजिए, चाहे O से, चाहे I से, चाहे C1 C2 जिससे भी डिनोट करना है। तो चारों के चारों ज्योमेट्रिक सेंटर सेम पॉइंट पे होते हैं। ठीक, ऑल राइट। नाउ एक और चीज यहाँ पे रिलेशन समझिए। मान लेते हैं कि साइड है A, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होगा, हमने मान लिया साइड कितना है? A है। ओके, अब चूंकि ये मीडियन भी होगा, मीडियन होगा तो ये कितना हो जाएगा? A/2 और A/2, तो ये पूरा AP निकल जाएगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल है,
एबीपी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, एबीपी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें दो साइड मालूम है तो तीसरा साइड पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, तो ये क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा √3a/2, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो सीवीएन होता है उसका लेंथ कितना होता है √3a/2, पिछले वीडियोस में जब सीवीएन देखा था वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। तो एपी निकल गया। नाउ हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी देखा था कि सेंट्रॉयड किसी भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि ये एपी तो मीडियन है और ये जी पॉइंट है, सेंट्रॉयड है, यानी एजी इज टू जीपी कितना होगा 2:1। सो एजी इज टू जीपी कितना हो गया 2:1। तो अगर हम इसको माने 2x तो ये हो जाएगा x और दोनों का सम कितना होगा एपी, ठीक है। एजी प्लस जीपी कितना होगा एपी, और एपी तो कितना दिया हुआ है √3a/2, तो हम कह सकते हैं 3x इज √3a/2, तो x आ जाएगा √3a/2 इंटू 3, और यह 3 से √3 टाइम्स कट जाएगा, तो यह आ जाएगा a/2 √3। सो x आ गया a/2 √3, ठीक है। और 2x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा a/√3, इसका डबल a/√3। क्यों मैंने x और 2x अलग अलग निकाला, बिकॉज x जो है वो क्या है gp है और 2x क्या है 2x है ag, 2x क्या है ag, ठीक है। ऑल राइट, नाउ एक यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चल रहा है। इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है कि ये चारों ज्योमेट्रिक सेंटर है तो ये सर्कम सेंटर भी है। अब सर्कम सेंटर से सारे वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में। सर्कम सेंटर से तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होता है, तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम होता है, और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कैपिटल आर, यानी सर्कम रेडियस। तो ये 2x ये एक्चुअली क्या है ये कैपिटल आर है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली अगर ये चारों ज्योमेट्रिक सेंटर है तो इन सेंटर भी है, और हम लोगों ने देखा था कि इन सेंटर से तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है इक्वल होता है, और वो कितना होता है स्मॉल आर। तो ये जीपी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो ये क्या है स्मॉल आर है, तो हम कह सकते हैं दिस इज स्मॉल आर, ठीक है। सो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चला कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, कितनी साइड ए साइड, कैपिटल आर इज इक्वल टू a/√3, ठीक है, एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2 √3, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड मालूम है तो आप डायरेक्टली सर्कम रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं और इन रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि सर्कम रेडियस इज डबल ऑफ इन रेडियस, but this relation is valid only when the triangle is equilateral। इसको हम हर जगह एक्सटेंड नहीं कर सकते कि हर जगह ऐसे ही होगा कि इन रेडियस इतना होगा और सर्कम रेडियस इतना होगा, या ये कहें कि सर्कम रेडियस इन रेडियस का डबल हो, ऐसा हर जगह जरूरी नहीं है। ये हमेशा नहीं होता है। ये कब होता है जब ट्राइंगल कैसा हो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, तभी होता है। इसको हम हर जगह जनरलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आज पता चला इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में। ऑल राइट, सो हम लोगों ने अभी तक दो प्रॉपर्टी देखा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल से रिलेटेड और एक हम लोगों ने देखा इक्विलैटरल ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है। इसी प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे आज, और वो है पोजीशन ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर्स इन डिफरेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ ज्योमेट्रिक सेंटर्स इन डिफरेंट ट्राइंगल्स, अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स लें तो उसमें ज्योमेट्रिक सेंटर का क्या क्या पोजीशन होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने 4 ज्योमेट्रिक सेंटर डिस्कस किया था, नहीं 4 ज्योमेट्रिक सेंटर क्या क्या था, एक था इन सेंटर, ठीक है, एक था हमारा सेंट्रॉयड, एक था ऑर्थो सेंटर और एक था सर्कम सेंटर, ठीक है। ये 4 तरह के ज्योमेट्रिक सेंटर्स हम लोगों ने देखे हैं, ओके। और
एंगल के हिसाब से हम लोग तीन तरह के ट्रायंगल्स देखे हैं। कैसे कैसे ट्रायंगल? अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो सकता है, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल हो सकता है, या फिर राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो सकता है। तीन तरह के हम लोगों ने ट्रायंगल्स देखे थे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब इन्हीं तीन तरह के ट्रायंगल्स में इन चार तरह के ज्योमेट्रिक सेंटर्स का हम लोग पोजीशन देख सकते हैं कि इनका पोजीशन कहां कहां होगा। ठीक है, यही हमारा एक टेबल बना के इसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सेंटर के बारे में पहले तो आसानी से समझिए, मैं थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करके भी आपको समझा दूंगा थोड़ा बहुत कि क्यों कैसे क्या हो रहा है। इन सेंटर देखिए, इन सेंटर क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर आप अंदर में एक सर्कल बनाएं, अंदर में एक सर्कल बनाएं तो सर्कल का सेंटर क्या कहलाएगा? इन सेंटर। ठीक है, ऐसा ही होगा। हमने यहाँ तीन ट्रायंगल ड्रॉ किया, क्या क्या? अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तीनों तरह के ट्रायंगल में सर्कल चूंकि अंदर में है तो उसका सेंटर भी किधर होगा? अंदर में ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर हमेशा क्या होगा? इनसाइड द ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर्कल अंदर में है तो उसका सेंटर भी किधर होगा? अंदर में ही होगा। ओके, कम टू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियंस का। हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कंस्ट्रक्शन से समझेंगे, बहुत इसमें नो इसका मैथमेटिकल प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस आप कंस्ट्रक्शन से समझिएगा। हम लोगों ने तीन तरह के ट्रायंगल बनाए, अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली देखिए क्या करना है हमें? सेंट्रॉइड है, किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? मीडियन का। तीन मीडियन जहां मिलते हैं वो सेंट्रॉइड होता है। तो इसका अप्रोक्सीमेटली ये मिड पॉइंट है, अंदाजे से एक मिड पॉइंट बनाइए, ये अंदाजा से एक मिड पॉइंट है, यहाँ भी एक मिड पॉइंट है। तीनों मीडियन कहाँ मिला? अंदर में मिला। इसमें भी देखिए ये मिड पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली, ये इसका लगभग मिड पॉइंट है, ये इसका लगभग मिड पॉइंट है। तीनों मिड पॉइंट कहाँ मिल रहा है? अंदर में। इसमें भी देखिए ये लगभग मिड पॉइंट है, ये एक अंदाजन से मिड पॉइंट है, और इधर भी एक मिड पॉइंट ले सकते हैं। तीनों मिड पॉइंट कहाँ मिला? अंदर में ही मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड भी हमेशा किधर लाई करता है? इनसाइड दी ट्रायंगल ही लाई करेगा। दोनों के दोनों क्या होंगे? इनसाइड दी ट्रायंगल ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका अक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसी तरीके से हम लोग एक बनाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और इसी तरीके से एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तीनों तरह के ट्रायंगल बना लेते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब आइए एल्टीट्यूड डालते हैं। एक अंदाजे से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इधर भी परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर। तो ये तो अंदर में ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, अब यहाँ चूंकि यही राइट एंगल है तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लेते हैं ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसी पे आएगा, यही लाइन होगा, ऐसे ऐसे तो जाएगा नहीं। यहाँ से आप इस AB पे परपेंडिकुलर डालेंगे वर्टेक्स C से, तो यही लाइन परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तीनों परपेंडिकुलर कहाँ मिला? यहाँ पे मिल गया। तो ये ऑर्थो सेंटर इसी वर्टेक्स पे होगा। एक बार इसमें भी चेक कर लेते हैं, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब यहां से परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, तो आपको इसको आगे बढ़ाना होगा और ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, इसको BC को एक्सटेंड करके तब इस पर परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इसी तरह से C से जब आप ऐसे ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, तो आपको इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाना होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो इसी पे होगा। ऐसे इसको एक्सटेंड किया है, इसी पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर आप B से AC पे भी डालिए, तो B से AC पे भी एक परपेंडिकुलर डाल दिया। आप देख सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहा है? बाहर में मिल रहा है, ये पॉइंट O पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल में O क्या होगा? इनसाइड होगा, इनसाइड द ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल। और राइट एंगल में क्या होगा? ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। ठीक है,
ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री बन रहा होगा उसी वर्टेक्स पे क्या होगा, ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, जैसे यहाँ पे इसी बी पॉइंट पे राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। ठीक है, तो ये हमेशा इनसाइड में नहीं है, अक्यूट एंगल में इनसाइड द ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल, और राइट एंगल में ऑन द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा, एक सर्कम सेंटर। इसमें भी 3 ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा ही ये एक ट्रायंगल बना ले, इसी तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी बना लेते हैं। पहले इन दोनों में चेक करते हैं, ABC, ठीक है, या PQR जैसे लिखना है, 2 ट्रायंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक्यूट एंगल। क्या करना है, साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अंदाजन से एक मिड पॉइंट लीजिए, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ भी एक अंदाजे से मिड पॉइंट, इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ भी एक अंदाजे से मिड पॉइंट, इस पे परपेंडिकुलर। तीनों परपेंडिकुलर कहाँ मिला, अंदर में मिला, तो ये क्या है, ये आपका इनसाइड में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये मिड पॉइंट है, इस पे हमने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मिड पॉइंट है, इस पे हमने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मिड पॉइंट है, इस पे हमने ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तीनों परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहा है, बाहर में मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ये होगा इनसाइड, ये होगा आउटसाइड। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड। अब बच गया कौन सा, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल में समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हम लोगों ने और सर्कम सेंटर 2 तरीके से समझा था। एक क्या था कि तीनों साइड का परपेंडिकुलर जहां मीट करेगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करेगा वो क्या होगा, वो सर्कम सेंटर होगा। लेकिन एक और तरीका क्या बताया था कि एक ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टिसेस से पास करे, तीनों वर्टिसेस से पास करे, तो उस सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। ये भी तो बताया था एक। तो अगर आप इस वाले मेथड को यूज करें और देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इसका हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया ABC से पास करता हुआ। अब इसी सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। तो देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आगे ज्योमेट्री में, सर्कल में आगे देखेंगे, क्योंकि चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं। ज्योमेट्री में सर्कल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे हमेशा कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो देखिए, ये AC सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 90 बन रहा है। इसका मतलब AC क्या है, AC इज डायमीटर, और डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, सेंटर होता है। तो इसका मतलब है कि इसका जो सेंटर होगा वो मिड पॉइंट ऑफ AC होगा, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। सो हम कहेंगे सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग तरह के ट्रायंगल में, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में चारों अलग तरह के ज्योमेट्रिक सेंटर्स का पोजीशन कहां कहां होता है, इसको आप आसानी से इस कंस्ट्रक्शन से समझ सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इन सेंटर और सेंट्रॉइड हमेशा किधर होगा, अंदर में होगा। ऑर्थो सेंटर अक्यूट एंगल ट्रायंगल और सर्कम सेंटर दोनों में अंदर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दोनों बाहर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर उसी वर्टेक्स पे होगा जहां 90 डिग्री बन रहा होगा, और सर्कम सेंटर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज और देखा इन चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स का। पहला, आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों ज्योमेट्रिक सेंटर कोलिनियर होते हैं। दूसरा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों ज्योमेट्रिक सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, और साइड अगर A है तो सर्कम रेडियस होगा a/√3, इन रेडियस होगा a/2√3। और ये चारों ज्योमेट्रिक सेंटर्स का अलग अलग तरह के ट्रायंगल में क्या पोजीशन होगा, कहां पे वो सिचुएटेड होंगे, इससे रिलेटेड ये प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा, डिस्कशन किया, किससे रिलेटेड, ज्योमेट्रिक सेंटर से रिलेटेड, इस पे बेस्ड छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत टाइम अभी बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सपोज कहता है कि देयर इज अ ट्रायंगल, ऐसा ABC इज अ ट्रायंगल, ठीक है, एंड देन यू हैव इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ये पॉइंट P है। ठीक, अब कहता है BP
is angle bisector of angle B and CP is angle bisector of angle C। इस तरह से दे रखा है, ठीक है। ओके, फिर कहता है फाइंड एंगल B प्लस एंगल C इफ एंगल BAC is to angle BPC is equal to 8:13। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एंगल BAC और BPC कितना है 8:13। तो यहीं से शुरुआत करते हैं बिकॉज यहीं हमारा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रेशियो दे रखा है, इसका मतलब है BAC और BPC इन दोनों का रेशियो कितना है 8:13। तो अगर हम इसको माने 8x तो ये कितना हो जाएगा 13x। 8x तो 13x। और याद कीजिए ज्योमेट्रिक सेंटर्स में जब हम ये एंगल बाइसेक्टर बताए थे तो एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलता है इन सेंटर पे, और इन सेंटर पे जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 प्लस सामने वाले का हाफ, बताया था, रिमेंबर दैट। तो हम कह सकते हैं कि 13x इज इक्वल टू 90, 13x इज इक्वल टू 90 प्लस सामने वाले का हाफ। तो सामने वाला 8x है तो 8x का हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 4x। इधर आ जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 90। तो यहां से आ गया x की वैल्यू कितनी 10, x की वैल्यू कितनी आ गया 10 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू 10 आ गया तो ये भी आ जाएगा 8x, 8x कितना हो जाएगा 80। तो ये एंगल मिल गया कितना 80, करेक्ट है। अब अगर ये एंगल 80 है, 8x का वैल्यू हमें मिल गया कितना 80, तो अगर ये एंगल 80 है तो अब ये एंगल अगर 80 है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी, यही तो पूछा है ना, फाइंड एंगल बी प्लस एंगल सी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना 100 डिग्री, ठीक है। तो ये किस पे बेस था कि इन सेंटर पे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो कितना होता है 90 प्लस सामने वाले का हाफ। तो 13x जो होगा वो कितना होगा 90 प्लस 8x का हाफ यानी 4x। यहां से x की वैल्यू आ गई तो ये 8x आ गया, ये 80 है तो बाकी दोनों एंगल का सम कितना होगा 100 होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो, नहीं भी आता है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ निकाल नहीं सकते हैं, इसको आप तब भी निकाल सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हम लोगों ने इस फॉर्मूले का सिंपल सा डेरिवेशन देखा भी था पिछले वीडियो में, तो अगर आपने वो वीडियो देखना नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला आया किधर से, ठीक। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके से। जैसे मान लीजिए कहता है से देयर इज अ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड देन कह रहा है यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस पे, ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है। ओके, अभी कहता है कि एंगल B प्लस एंगल C इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये कैसा है ऑब्ट्यूस है, एंगल B प्लस एंगल C क्या है ऑब्ट्यूस है, ठीक है। फिर कहता है एंगल A इज इंटीजर, एंगल A क्या है इंटीजर है, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल BPC, ये पॉइंट P है। फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल, सॉरी दिस पॉइंट इज P, ओके, दिस पॉइंट इज P। पूछा फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल BPC, यानी इस एंगल का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B और एंगल C कितना है ऑब्ट्यूस है, ठीक है, ऑब्ट्यूस है। फिर कहता है एंगल A इज इंटीजर, एंगल A कितना है इंटीजर है। फिर कहता है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल BPC, ओके। ये भी एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला पे। जब हम लोगों ने क्या बोला था कि जब भी आप एल्टीट्यूड डालते हैं ट्रायंगल में, तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, तो एल्टीट्यूड जहां मिलता है वो क्या है वो ऑर्थो सेंटर है। तो एक्चुअली P पॉइंट है क्या, P पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर। P पॉइंट क्या है ऑर्थो सेंटर है। तो जब ऑर्थो सेंटर है P पॉइंट, तो ऑर्थो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180 माइनस सामने वाला एंगल। याद कीजिए आप लोग, ये रिलेशन हम लोगों ने देखा था
कैसे आया था, पिछला वीडियो देखिए, उसे समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ सेंटर पे जो एंगल बनता है ऑर्थो सेंटर पे, वो कितना होता है 180 माइनस सामने वाला। तो हम कह सकते हैं कि जिस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल बीपीसी, ये है कितना 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हमें बीपीसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये मैक्सिमम तभी होगा जब एंगल ए क्या होगा, मिनिमम होगा। एंगल ए कितना होगा, एंगल ए मिनिमम होगा। ठीक है ना, ये पूछा ना, फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल बीपीसी। ठीक है, तो ये एंगल मिनिमम मैक्सिमम तभी होगा जब एंगल ए कितना होगा, मिनिमम होगा। ऑल राइट, ओके। अब इसको चेक करते हैं कि क्या कर सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होता है 180। अब कहता है कि एंगल बी और एंगल सी ऑब्ट्यूस है। अगर एंगल बी और एंगल सी ऑब्ट्यूस है, यानी ये कितना है 90 से ज्यादा है, लेकिन इन तीनों का और ए को हमको मिनिमम रखना है, तो ए का मिनिमम और इंटीजर भी रखना है, तो इसका मतलब ए का जो मिनिमम होगा वो कितना होगा, एक ही डिग्री तो होगा ना। तो इसका मैक्सिमम हम कितना डाल सकते हैं, एंगल बी और एंगल सी 179, तो ए कितना हो जाएगा 1। अगर ए 1 हो जाएगा तो बीपीसी का मैक्सिमम वैल्यू 180 माइनस 1 हम कितना लिख सकते हैं 179 डिग्री। तो मैक्सिमम कितना होगा 179 डिग्री हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ओके। ये तो पहली बात है। अगर यहीं पे पूछता मैक्सिमम की जगह मिनिमम, फाइंड मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल बीपीसी। अब देखिए, हमें पता है कि एंगल बीपीसी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। अब ये मिनिमम तभी होगा जब एंगल ए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है, ये मिनिमम तभी होगा जब एंगल ए कितना होगा, मैक्सिमम होगा। अब फिर से इस पे आइए, इसी रिलेशन पे। ये ऑब्ट्यूस है, कितना ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस है मतलब 90 से ज्यादा है। अब इसको मैक्सिमम रखना है तो बी इसको मिनिमम रखना होगा, तो मिनिमम ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा 91 ही तो होगा ना। मिनिमम ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा 91 से कम तो नहीं कर सकते हैं ना, 91 से कम कर देंगे तो 90 तो राइट एंगल हो गया। ऑब्ट्यूस करना है तो मिनिमम 91। अगर ये 91 होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मैक्सिमम होगा वो कितना होगा 89 डिग्री। देखिए 91 प्लस 89 180, तो इसको अगर आप 91 रखेंगे तो इसका मैक्सिमम कितना होगा 89 डिग्री होगा। ठीक है, सो ऑब्ट्यूस है तो मिनिमम 91 मैक्सिमम 179, तो ये मिनिमम 1 और मैक्सिमम 89, तो ए का मैक्सिमम आ गया कितना 89। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बीपीसी का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 89, तो ये कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। सो 91 डिग्री मिनिमम वैल्यू होगा एंगल बीपीसी का और 179 मैक्सिमम वैल्यू होगा एंगल बीपीसी का। ठीक है, अभी हम लोगों ने दो ही क्वेश्चन किए हैं, किस पे, नो ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे। पहला वाला एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बेस था, दूसरा एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ऑर्थो सेंटर पे बेस था, ये वाला इन सेंटर पे बेस था। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस किए हैं। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सामने वाले एंगल के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, वो रिलेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसी रिलेशन पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि ज्योमेट्रिक सेंटर्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।